हाय एवरीवन, दिस इज जागरण तिवारी, स्टूडेंट ऑफ केजीएम लखनऊ। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। यहाँ से आपको एक या दो एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में हमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे अच्छे से देखना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखना, समझना, खुद से करना। इसके बाद जब ना आए तो फिर वीडियो स्टार्ट करके फिर से एक बार देखना किसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जहाँ से बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और ये आपका एक नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से करके जाना। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय द वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वायरल काजिंग डिजीज कौन सी है। ऑप्शन देखिए क्या है। तो ऑप्शन में सबसे फर्स्ट आता है आपका ट्यूबरकुलोसिस। तो पता होगा आपको ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये आपका बैक्टीरियल कॉजिक डिजीज है, जो कि आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। सेकंड वन इज कॉलेरा। कॉलेरा जो होता है ये आपका आपका ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि आपके वाइब्रो कॉलेरा से होता है। थर्ड वन इज मिजल्स। मिजल्स इसका राइट आंसर होगा। मिजल्स जो होता है ये वायरल कॉजिंग डिजीज है और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है ये। लास्ट वन इज टाइफाइड। और टाइफाइड जो होता है आपका सनमुला टाइफी से होता है, ये भी आपका जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज है। सो राइट आंसर विल बी मिजल्स, ठीक है। तो मिजल्स होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन का मोड क्या है यहाँ पे। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये भी काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। और ये आपका जो होता है ये लिवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो होता है ये आपके लिवर को इफेक्ट करता है, जिसमें से हेपेटाइटिस बी जो होता है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। अब यहाँ पे बात करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे है एयरबॉर्न कंडीशन हो सकती है आपकी, कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, या फिर ब्लड एंड फ्लूइड, रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ से आपका जो होता है यहाँ पे ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर मस्कीटो बाइट। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ब्लड एंड फ्लूइड जो ट्रांसमिशन होता है यहाँ से आपका जो होता है ये हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस आपको जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ब्लड एंड फ्लूइड, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कम्युनिकेबल। यानी ऑप्शन दे बताना है आपको कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल नहीं है। सो आपको बताओगे व्हाट इज कम्युनिकेबल एंड व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज आपकी जो होती है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है, कम्युनिकेबल यानी स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है। और जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो मोस्टली आप जैसे जेनेटिक डिजीज हो गया, जैसे आपका डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। सो ऑप्शन हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सी कम्युनिकेबल यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो इन्फ्लुएंजा है, डायबिटीज है, डेंगू है, चिकन पॉक्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डायबिटीज। डायबिटीज आपका जो होता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, बाकी आपके इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकन पॉक्स ये सारे के सारे जो होते हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज रैबिस इज ट्रांसमिटेड। तो रैबिस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो आपको पता होगा कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, लाइक डॉग्स जैसे पागल कुत्ते होते हैं, अगर वो काट लेते हैं तो रैबिस का चांसेस, इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस होता है। और उनके काटने के बाद ही आपको जो है इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। तो बेसिकली आपका रैबिस का जो ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो रैबिस का जैसे ऑप्शन दिया गया है, सो इन्फेक्टेड एनिमल बाइट, संक्रमित जानवर के काटने से जो होता है यहाँ पे रैबिस स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं आपकी बॉडी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इन्फेक्टेड एनिमल बाइट के बाइट करने से आपको जो है रैबिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का इसमें से कौन सा सिम्टम है। ऑप्शन में आपका फीवर एंड कफ है, हाई ब्लड शुगर, ज्वाइंट पेन होती है या स्किन रैश। राइट आंसर विल बी फीवर एंड कफ, ठीक है। बुखार और खांसी जो था ये एक कॉमन सिम्टम्स थे जिसको कोविड-19 हुआ था। सबसे पहले फीवर एंड कफ ही स्टार्ट होता था, बाद में फिर जो अलग अलग टाइप्स के लंग्स डिजीज और हार्ट डिजीज आती है तो बाद में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फीवर और कफ वाली प्रॉब्लम होती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज व्हिच आर द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय द मस्कीटो बाइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है। देन ऑप्शन इज ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, टाइफाइड या कॉलेरा। तो राइट आंसर विल बी मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो होता है आपका ये मस्कीटो बाइट की वजह से होता है। और जो मस्कीटो होते हैं आपके ये एक तरीके से वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर का काम क्या होता है, ये आपके डिजीज को स्प्लिट करवाते हैं, पर्सन टू पर्सन आपको जो होता है इसको डिजीज को स्प्लिट करवाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी मलेरिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन प्रिवेंटिव मेजर फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज। यानी संक्रामक रोग के लिए मुख्य निवारक उपाय क्या होते हैं। ऑप्शन आर रेगुलर एक्सरसाइज, वैक्सीनेशन एंड हाइजीन, ईटिंग जंक फूड या फिर अवॉइडिंग फिजिकल एक्टिविटी। राइट आंसर विल बी वैक्सीनेशन एंड हाइजीन, ठीक है। उस डिजीज के खिलाफ आपको जो है वैक्सीन, अलग अलग टाइप्स की वैक्सीन जो मौजूद होती हैं उसको लेना है वैक्सीन, और आपको हाइजीन बना के रखना है। इससे आप जो है जो कम्युनिकेबल जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं आपको उससे बचाया जा सकता है। हाइजीन में आप जो जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो आपका ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है, तो हाइजीन आप जैसे सैनिटाइजर यूज़ करना, जो आपके अल्कोहलिक सैनिटाइजर होते हैं इसका यूज़ करते रहना। तो इस तरीके से आपको जो होता है जो अलग अलग टाइप्स के हाइजीनिक प्रैक्टिसेस होती हैं उसको यूज़ करके आप जो होता है ये प्रिवेंट कर सकते हो कम्युनिकेबल डिजीज, जो अलग अलग टाइप्स के डिजीज होती हैं, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑर्गन इज प्राइमरी अफेक्टेड बाय दी हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस से कौन सा ऑर्गन आपका बॉडी का जो होता है ये प्रभावित होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लीवर, लीवर जो होता है ये आपका हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है, ठीक है। सो हेपेटाइटिस वायरस जो होता है बेसिकली आपके लीवर को इफेक्ट करता है। बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिजीज हैज बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड थ्रू वैक्सीनेशन, यानी कौन से रोग टीकाकरण के माध्यम से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ऐसा डिजीज है जो आपका वैक्सीनेशन से कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है। और ऑप्शन क्या है आपका, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया या फिर HIV एड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स जो होता है ये आपका कम्प्लीटली इरेडिकेटेड है, चेचक जो होता है इसकी पूरी तरह से इसके जो वैक्सीन थी और उस वैक्सीन के माध्यम से हमने इस डिजीज को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया। आप कोई भी केस यानी स्मॉल पॉक्स केस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली इरेडिकेटेड प्रॉब्लम है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज द कॉमन कोल्ड इज कास्ड बाय द व्हिच वायरस। कॉमन कोल्ड आपका जो नॉर्मली सबको होता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड जुकाम जो हो जाता है तो आपका बेसिकली किस वायरस से आता है, यानी किस वायरस से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस जो होता है ये आपका बेसिकली कॉमन कोल्ड को कॉज करवाता है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रांसमिशन का मोड क्या है, टीबी के ट्रांसमिशन का मोड क्या है। 6 रोग जिसे बोलते हैं और इसका संसर्ग के मुख्य तरीका क्या है। ऑप्शन क्या आता है आपका, कंटेमिनेटेड वाटर है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, मस्कीटो बाइट, कंटेमिनेटेड फूड। राइट आंसर विल बी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट्स आपका ये जो होता है इन्फेक्शियस होता है, टीबी इन्फेक्शियस होता है, और अगर वहाँ पे आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाते हो, यानी अगर उसके पास रहते हो तो आपका जो चांसेस होते हैं एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से चांसेस होते हैं आपको जो है टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टीबी का ट्रांसमिशन होता है वो आपका एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स यानी एयर से होता है आपका, ये इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ काज बाय द वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज होती है आपकी वायरल कॉज डिजीज नहीं है, जो कि आपकी वायरस से नहीं होती है। ऑप्शन क्या है आपका, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, ठीक है, रैबिस है, या फिर हेपेटाइटिस ए है। राइट आंसर विल बी टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है आपका ये बैक्टीरियल डिजीज है जिसका जो कॉजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है आपका सल्मोनेला टाइफी जो होता है ये आपका बैक्टीरियल होता है। बाकी आपके चिकन पॉक्स हो गया, रैबिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे आपके वायरल कॉजिंग डिजीज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, यानी सॉरी वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज क्या होती है आपकी, तो वाटर बॉर्न डिजीज आपका यानी निम्नलिखित में से कौन सा आपका जल जनित रोग है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, मिजल्स है, कॉलेरा है, इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है। राइट आंसर है जो कॉलेरा। कॉलेरा जो होता है आपका ये वाटर बॉर्न डिजीज जिसे हैजा बोलते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो डर्टी वाटर होता है एक तरीके से, जो आपका इन्फेक्टेड वाटर होता है वहाँ पे अगर इसके, ठीक है, बैक्टीरियल पाए जाते हैं तो वहाँ पे ये जो होता है आपका इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी वजह से आपका जो होता है कॉलरा स्टार्ट होता है, और कॉलरा की वजह से जो अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम है लाइक डायरिया, फ्रिक्वेंट डायरिया होने लगती है, ठीक है। ये सारी आपको जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो वाटर बॉर्न डिजीज आपका ये आता है, इसमें कॉलरा जो होता है आपका ये वाटर बॉर्न डिजीज में आता है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऑर्गन अफेक्टेड बाय द कोविड वायरस, ठीक है। कोविड-19 वायरस बेसिकली आपके कौन सी ऑर्गन को इफेक्ट करता था, बेसिकली आपको कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता था इससे। सो कोविड-19 वायरस से मुख्य रूप से किस अंगों को प्रभावित होता था। तो राइट आंसर लंग्स। लंग्स आपके जो होते थे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड होते यानी कि प्रॉब्लमेटिक हो जाते थे कोविड-19 की वजह से, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ द प्रिवेंटिंग मस्कीटो बॉर्न डिजीज, यानी कि मच्छर जनित रोग को रोकने के लिए प्राथमिक क्या उपचार होते हैं जो आपके मस्कीटो बॉर्न डिजीज होते हैं, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सो ऑप्शन आर हैंड वॉशिंग, यूजिंग मस्कीटो नेट्स, रेपेलेंट्स, ठीक है, मच्छरदानी या रेपेलेंट का उपयोग करना, अवॉइडिंग कोल्ड ड्रिंक्स, कंज्यूमिंग एंटीबायोटिक्स। राइट आंसर भी सबको बताओ कि इसके लिए मस्कीटो नेट, ठीक है, जो कि आपका बेस्ट होता है मस्कीटो नेट, या फिर जो अलग अलग टाइप्स के रेपेलेंट आते हैं लाइक मस्कीटो, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के जो इसके लिए दवाएं आती हैं, ठीक है, उसका यूज़ करके हम जो है मच्छर को वहाँ से हटा सकते हैं, जिससे आपका जो है वैक्यूम बॉडी डिजीज के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के मेन कॉजेटिव एजेंट्स कौन होते हैं। तो मलेरिया का आपका जो मेन कॉजेटिव एजेंट होता है आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, ये आपका जो होता है मलेरिया को कॉज करवाता है। और बेसिकली इसका जो वेक्टर कौन होता है, वेक्टर आपके मस्कीटो होते हैं, वेक्टर मस्कीटो होता है, और कॉजेटिव एजेंट जो होता है आपका ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, जो कि आपका मलेरिया को, इसका जो कॉजेटिव एजेंट आपका होता है मलेरिया का होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट मिजल्स। मिजल्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो मिजल्स होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज होती है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको लिए वैक्सीन भी बनी है। तो कौन सी वैक्सीन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन आपके MMR, ठीक है, ये मिजल्स मम्स रूबेला जो वैक्सीन होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी वैक्सीन होती है। बाकी आपकी BCG का होती है, BCG का आपको सारी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। BCG यानी बैसिलस कार्बन ग्यूरिन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बैसिलस कार्बन ग्यूरिन। और DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनेस का जो फुल फॉर्म होता है DPT का होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी अच्छे से याद करना, और इनका जो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वैक्सीन किस चीज़ में दी जाती है, कौन सी वैक्सीन कौन सी डिजीज में दी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिजीज इज नोन एज अ ब्लैक बोन फीवर, यानी कि कौन सा रोग जिसे हम ब्लैक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है पेनफुल होता है फीवर, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा पेन होता है कि लगता है कि जैसे कि हड्डियाँ टूट जा रही हैं, ठीक है, तो इस तरीके से पेन होता है यहाँ पे।
सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जैसे कि डेंगू, ठीक है। डेंगू में आपका जो होता है ये इसे बैकबोन फीवर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फीवर आता है वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, डेंजरस भी होता है, और यहाँ पे जो पेन भी ज़्यादा होता है, लाइक ब्रेकिंग ऑफ बोन, ठीक है, इस तरीके से इतना ज़्यादा पेन होता है यहाँ पे। सो द राइट आंसर विल बी डेंगू। इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस। मस्कीटो बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास क्या प्राइमरी मेथड है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यूजिंग मस्कीटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स। एंड सेम क्वेश्चन रिपीट है, विच वैक्सीन गिवन टू द मिजल्स। मिजल्स के लिए आपको जो होता है MMR वैक्सीन दी जाती है, यानी मम्स, मिजल्स एंड रूबेला। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी सिस्टम इज मेनली इफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से आपके पास कौन सा बॉडी सिस्टम जो होता है आपके पास इफेक्ट होता है? इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो होते हैं, ठीक है, फ्लू जिसे बोलते हैं। तो इस आपको जो होता है ये आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र जो होता है, ये आपका इफेक्ट होता है इन्फ्लुएंजा से। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वायरल डिजीज इज आल्सो नोन एज जर्मन मिजल्स। यानी कि कौन सी वायरल डिजीज होती है जिसे हम जर्मन मिजल्स बोलते हैं? उसका दूसरा नाम भी है जिसे हम जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका था चिकन पॉक्स है, मम्स है, ठीक है, चिकन पॉक्स आता है यहाँ पे, मम्स है। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन इज रुबेला स्मॉल पॉक्स, ठीक है, रुबेला भी है और स्मॉल पॉक्स। तो राइट आंसर विल बी रुबेला, ठीक है। रुबेला जो होता है ये आपका इसी तरीके से इसको जर्मन मिजल्स के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी रुबेला। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्ट। आर्ट का फुल फॉर्म याद कर लो। आर्ट मीन्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और ये आपका बेसिकली जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनको ऊपर चलाया जाता है आर्ट, जिसे हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। बेसिकली एड्स के लिए अभी कोई भी ऐसी स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं बनी है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है उसे किया जाता है, यानी जो एड्स की वजह से जो आपको प्रॉब्लम को, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग टाइप्स की वैक्सीन दी जाती हैं। और इसके साथ जो अब चूंकि एड्स जो होता है ये वायरल प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए जो होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलाई जाती है, जहाँ पे जो ड्रग्स होती है वो आपके वायरल जो, ठीक है, इनका जो इन्फेक्शियस DNA होता है, उसको RNA होता है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही होती है, और सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप इसे पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते। सो हमसे पूछा कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का, इसका काम क्या होता है आर्ट्स का। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे आता है ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योर HIV कंप्लीटली, जो कि नॉट पॉसिबल। सप्रेस HIV रिप्लिकेशन एंड किल ऑल वायरस इन द बॉडी। राइट आंसर विल सप्रेस HIV रिप्लिकेशन, क्योंकि आपकी बॉडी में जो HIV का रिप्लिकेशन हो रहा होता है, जो इस वायरस का रिप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो उसको जो होता है कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट एक बार इन्फेक्टेड तो हो गया है, अब उसे खत्म तो नहीं किया जाता, लेकिन आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो यूज़ होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी आर्ट्स का, जिसमें कई सारे ड्रग्स होते हैं, जिसमें कई सारी मेडिकेशंस होती हैं, उसका यूज़ करके हम जो होता है HIV वायरस के रिप्लिकेशन को यहाँ पे रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है आर्ट्स का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर सिम्टम ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। ये आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस का प्रमुख लक्षण क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जापानीज इंसेफेलाइटिस क्या आता है आपका? तो ऑप्शन में आपका पैरालिसिस आता है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, स्किन रैशेस, लंग इन्फेक्शन। राइट आंसर है ब्रेन इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये आपका जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है आपके ब्रेन को, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन को इफेक्ट करता है, जहाँ पे ब्रेन के इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और पर्सन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है। तो वो आपका जापानी इंसेफेलाइटिस की वजह से होता है, जहाँ पे आपका जो होता है वो ब्रेन इफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वायरल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग एन ओरल वैक्सीन, ठीक है। कौन सी आपकी जो वायरल डिजीज होती है उसको ओरल वैक्सीन को लेते हुए हम जो है यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में आपका आता है रैबिस, पोलियो, हेपेटाइटिस C एंड मिजल्स। राइट आंसर विल पोलियो, ठीक है। सामने पोलियो की वैक्सीन ली हुई ओरली दी जाती है, 2 बूंद दी जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जो वैक्सीन दी जाती है वो आपकी किसको प्रिवेंट करने के लिए होती है? पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए आपकी जो वैक्सीन दी जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन टू बी ट्रांसमिट बाय द सीसी फ्लाई, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा रोग सीसी मक्खी से होता है? सीसी मक्खी से होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये आपका सीसी फ्लाई से होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरफेरॉन्स इन द वायरल इन्फेक्शन। तो आपके एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, वहाँ पे सेल्स के ऊपर जो होते हैं कुछ पाए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि आपके इंटरफेरेंस होते हैं। और ये इंटरफेरेंस क्या होते हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है? तो ऑप्शन में आपको दिया गया है डायरेक्टली किल द वायरस, ये सीधा वायरस को किल कर देते हैं, या फिर ब्लॉक वायरल रेप्लिकेशन, स्टिमुलेट बैक्टीरियल ग्रोथ, या फिर रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। राइट आंसर विल बी ब्लॉक वायरल इन्फेक्शन। जो आपका वायरस आता है किसी भी सेल को इफेक्ट करता है, तो एक तरीके से जब एक सेल इफेक्ट होती है तो वो आपके इंटरफेरेंस को एक्टिवेट कर देती है, और इंटरफेरेंस को एक्टिवेट होने से जो आसपास के सेल होती हैं उनको पता चल जाता है कि एक तरीके से यहाँ पे वायरल का इन्फेक्शन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो उसको, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं लेना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है या फिर वायरल एक तरीके से वायरल रेप्लिकेशन को और ज़्यादा बढ़ने से, ठीक है, रोकता है, क्योंकि सारी सेल्स जो होती है आसपास की उनको, ठीक है, पता चल जाता है कि यहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो उस तरीके से जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं उसको लेना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका
वायरस का इन्फेक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है इस तरीके से। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द डिजीज दैट स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड। ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं जो आपके पूरे विश्व में फैली हुई है? एंड ऑप्शन आर एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक या फिर स्पोरेडिक। सो द राइट आंसर विल पैंडेमिक। पैंडेमिक यानी सर्वव्यापी महामारी जो आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी क्रॉस करती है, यानी अलग अलग देशों में फैल जाती है, वो आपकी होती है पैंडेमिक होती है। एपिडेमिक जो होती है आपके किसी जियोग्राफिकल एरिया के, ठीक है, अंदर में आती है एपिडेमिक, उससे पैंडेमिक से नीचे होती है, ठीक है, तो आपके किसी एक जियोग्राफिकल एरिया को होती है। और एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक आपका एक सिंपल सा एरिया, ठीक है, कोई भी आप एक, ठीक है, एरिया ले लो, वहाँ पे जो होता है वो एंडेमिक आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है पेंडेमिक जो होता है, इसका राइट आंसर होगा जो कि आपके ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है पेंडेमिक, ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा आपका पेंडेमिक होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंसर इज काज ड्यू टू द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ व्हाट। कैंसर किसके अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? ऑप्शन है आपके रेड ब्लड सेल्स, न्यूरॉन्स, बॉडी या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल्स में कैंसर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस इन द सेंस कि यहाँ पे जो आपका डीएनए ही नहीं होता, ठीक है, डीएनए तो होता नहीं आपके आरबीसी में, तो इस तरीके से आपका इसमें तो कैंसर नहीं हो सकता। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में जो था आपका ये कैंसर होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैंसर जो था आपका एक तरीके से डब्ल्यूबीसी का ही कैंसर होता है। और ये आपका जो होता है जहाँ पे डब्ल्यूबीसी की जो वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो आपका जो होता है वो ल्यूकेमिया की कंडीशन बनती है, जिसे हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। और ये आपका जो होता है अनकंट्रोल ग्रोथ के होने की वजह से होता है कैंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। लीडिंग कॉज क्या है हार्ट डिजीज का? जो आपके प्रमुख कारण है क्या हार्ट डिजीज के हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका? स्मोकिंग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, मॉस्किटो बाइट है। तो इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, यानी हृदय रोग का प्रमुख कारण क्या क्या है इसमें से? सो ऑप्शन क्या है आपके? स्मोकिंग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, मॉस्किटो बाइट। तो इसका जो राइट आंसर का स्मोकिंग, स्मोकिंग जो होता है ये आपके एक तरीके से एक फैक्टर हो सकता है हार्ट डिजीज के लिए, जो कि आपके आगे चलते कई सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, जिसमें आपका जो था हार्ट वाली प्रॉब्लम भी होती है वो अभी आपको देखने को मिल सकती है स्मोकिंग की वजह से। ओके, सो द राइट आंसर विल बी स्मोकिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एंड द क्वेश्चन इज डायबिटीज इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच हार्मोन। डायबिटीज जो होता है आपका किस हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है? तो इजी क्वेश्चन आप सबको पता होगा। इसका जो ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। राइट आंसर विल बी इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन के ठीक है कमी होने की वजह से आपको जो होता है डायबिटीज वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। थायरॉक्सिन आपको क्या हो सकता है? थायरॉक्सिन आपका जो थायरॉइड ग्लैंड्स आपका जो होता है यहाँ से प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से डिफिशियंसी होने की वजह से आपको जो होता है गोइटर वाली प्रॉब्लम, जो गोइटर प्रॉब्लम होती है आपको देखने को मिल सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द क्वेश्चन क्या है आपका? ऑस्टियोपोरोसिस इफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपका कौन से बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है? तो आपको पता होगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपके बोन्स को इफेक्ट करता है, जहाँ पे जो बोन्स होती हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो जाती हैं, और ठीक है वो धीरे धीरे डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये आपका जो होता है सो राइट आंसर बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपका ये बोन से रिलेटेड होता है, और ये आपके बोन्स को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी में बोन्स जो होती हैं आपकी वीक हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ कॉज बाय द फंगस। फंगस से यहाँ पे डिजीज नहीं होती। ऑप्शन बताया गया है, कौन सा ऑप्शन आपका देखना। सो ऑप्शन में है एथलेटिस फूड, ठीक है, एथलेटिस फूड, रिंग वॉर्म, हेपेटाइटिस या फिर कैनिडियासिस। इसमें बताया गया कि नॉट अ कॉज बाय द फंगस, फंगस से आपका नहीं होता, तो राइट आंसर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है ये आपका फंगस से नहीं होता, बाकी आपके एथलेटिक फूड हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, कैनिडियासिस हो गया, ये सारे आपके फंगल कॉजिंग डिजीज होती हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब को देखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। मोस्ट कॉमन वे आपका एचआईवी ट्रांसमिशन क्या है? सो ऑप्शन क्या है? एयरबॉर्न है, कंटेमिनेटेड निडल्स या ब्लड्स है, मस्कीटो बाइट से, स्किन कंटैक्ट है। तो हमने ऐसा ठीक है ऊपर पढ़ रखा है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होते हैं एचआईवी का। तो एचआईवी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रांसमिशन का वो आपका है कॉन्टामिनेटेड निडल्स और ब्लड, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड निडल्स और ब्लड, जब आप एक पर्सन टू पर्सन आप ट्रांसफर करते हो, एक नीडल उसने लगाई और फिर वापस से उसी नीडल का प्रयोग करते हो आपने दूसरे, ठीक है, पर्सन को यूज़ किया वहाँ पे, तो अगर चांसेस अगर उसको एचआईवी या ऐसे कोई प्रॉब्लम है एड्स का, तो आपका जो होता है, ठीक है, प्रॉबिलिटी है कि उस जो पर्सन दूसरा है उसको भी हो जाएगा, अगर वहाँ पे ब्लड यहाँ पे, ठीक है, मैच, यानी कि अगर ब्लड टच होता है तो वो आपका जो होता है एचआईवी ट्रांसमिशन होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे देखना है कंटेमिनेटेड निडल्स और ब्लड, इसका जो है राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द सिरोसिस। सिरोसिस की वजह से आपका कौन सा ऑर्गन होता है वो अफेक्ट करता है? तो राइट आंसर है लीवर। लीवर सिरोसिस आपने देखा होगा, लीवर सिरोसिस होता है ये आपका क्यों होता है? लीवर सिरोसिस आपको जो होता है ये आपका
मोर अल्कोहल कंजप्शन, जब कोई पर्सन अल्कोहलिक होता है, ज़्यादा अल्कोहल यानी शराब ज़्यादा पीता है, तो जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसे हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, और ये आपका जो होता है वो लीवर को डैमेज करता है। तो सिरोसिस जो होता है आपका ये लीवर से रिलेटेड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का मेन कॉज क्या है? स्ट्रोक का मेन कॉज क्या है? ऑप्शन आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है आपका। देन नेक्स्ट इज ब्लॉक्ड और बर्स्ट ब्लड वेसल इन द ब्रेन, मस्तिष्क में अवरुद्ध या फटा हुआ रक्त वाहिका। एयर पोल्यूशन या फिर मस्क्यूटो बाइट, राइट आंसर विल बी, ठीक है, ब्लॉक्ड। जहाँ पे स्ट्रोक आपको कब आता है? जब स्ट्रोक होता है जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं और फिर फट जाती हैं, उसकी वजह से जो एक तरीके से बैरियर, ठीक है, बीच में हो जाता है, और इसकी वजह से जो ब्लड का जो प्रॉपर फ्लो होता है वो नहीं होता, और फिर वहाँ की स्पेशल या कुछ जगह की जो सेल होती है वो डेड होने लगती हैं, और इसकी वजह से हमको जो होता है स्ट्रोक जो कंडीशन होती है आपकी देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिजीज इज कॉजिंग अ पैरालिसिस ड्यू टू नर्व डैमेज, यानी कौन सा रोग जो आपकी नसों की क्षति के कारण, ठीक है, पक्षाघात का कारण बनता है, और ये पैरालिसिस ड्यू टू द नर्व डैमेज, पैरालिसिस जो होता है इस प्रॉब्लम में। ऑप्शन आपका है पोलियो आता है, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा। राइट आंसर भी पोलियो। पोलियो में आपको जो था आपको बताना चाहिए कि हाँ, पोलियो में क्या होता था, पोलियो में आपको जो था बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है, पैरालिसिस यानी कि नर्व्स डैमेज हो जाती थी, और इतना ज़्यादा, ठीक है, दिक्कत करता था पोलियो। तो इसके लिए आपको जो था अब तो अभी तो वैक्सीन बन चुकी है, और इसके केसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पोलियो की कंडीशन में आपका जो था वो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे नर्व्स जो थी वो डैमेज हो जाती थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स हु आर इफेक्टेड विद कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रिवेंट्स टू स्प्रेड टू अदर, ठीक है, संचारी रोग से संक्रमित व्यक्तियों को अलग करने को, उनका उपचार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ताकि इसका प्रसार जो होता है दूसरे तक ना हो। तो इसे बोलते हैं क्वारंटीन। आपने देखा होगा कोविड-19 में, ठीक है, पर्सन को क्वारंटीन कर दिया जाता था, जिसको कोविड-19 का इन्फेक्शन होता था उसे क्वारंटीन कर दिया जाता था, ठीक है। तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? क्वारंटीन वर्ड का यूज़ करते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? क्वारंटीन बोलते हैं, जहाँ पे एक पर्सन को जो होता है दूसरे पर्सन से अलग कर दिया था, जिससे अदर पर्सन को जो इन्फेक्शन का चांसेस यानी स्प्रेड का चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। तो उसे हम क्वारंटीन बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पांस टू इन्फेक्टेड विद अ स्पेसिफिक पैथोजन, यानी किसी विशिष्ट रोगाणु से संक्रमित प्रतिक्रिया में प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है द्वारा उत्पादित सुरक्षित प्रोटीन को क्या कहता है? यानी जब आपका कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन के चांसेस जब बॉडी में होते हैं, तो बॉडी जो होता है उसको रिटेलिएट करती है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर जाती है या तो खत्म कर दिया जाता है। तो उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन इज आपका जो होती है एंटीबॉडी, ठीक है, बॉडी आपको जो होती है वो एंटीबॉडी रिलीज करती है, जो कि आपकी एक प्रोटीन होता है, और ये आपके जो होता है जो इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि जो अदर फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है, या जो पैथोजन आया है उसके खिलाफ जो होता है ये एंटीबॉडी होती है, और इस तरीके से आपका जो होता है ये बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जो आपका इन्फेक्शन होता है उससे प्रोटेक्ट करती है, और इसमें तो उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? वो आपका नाम होता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी एंटीबॉडी। Then next question is what is the which of the following is a common vector for transmission of the vector borne disease, यानी vector borne diseases जो आपका वेक्टर की वजह से होता है, यानी इनमें कौन सा वेक्टर जनित रोगों का संचारी ठीक है सामान्य वेक्टर है? तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन मस्क्यूटो है, कफिंग, ठीक है, कफिंग, कंटेमिनेटेड ब्लड, या फिर सेक्सुअल कंटेक्ट। राइट आंसर विल बी मस्क्यूटो। वेक्टर बॉर्न डिजीज जो होती हैं आपकी मस्क्यूटो की वजह से होती हैं, ठीक है। वेक्टर बॉर्न जो डिजीज होती हैं आपकी मस्क्यूटो कॉजिंग डिजीज होती हैं, ठीक है, मस्क्यूटो की वजह से आपकी जो होती है वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट आपका कहाँ सिचुएटेड है? ठीक है, नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका जो है बेंगलुरु में लोकेटेड है, याद रखना, ठीक है, नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ कॉलेरा? कॉलेरा का मेन सिम्टम क्या है? ऑप्शन आपका हाई फीवर है, सीवियर डायरिया है, स्किन रैश है, पैरालिसिस है। राइट आंसर विल बी सीवियर डायरिया। कॉलेरा के केस में जो होता है काफ़ी ज़्यादा सीवियर डायरिया होती है, और जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेशन में चली जाती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है बॉडी के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम जो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका मसल की फंक्शनिंग और हार्ट की जो फंक्शनिंग चल रही होती है वो ज़्यादा काफ़ी इफेक्ट होता है। सो यहाँ पे बॉडी में एक तरीके से सीवियर डिहाइड्रेशन रहता है, पानी की कमी हो जाती है सीवियर डायरिया होने की वजह से। तो ये आपका जो होता है इसलिए कॉलेरा जो होता है खतरनाक बन जाता है, और इसकी वजह से इसलिए हम रिप्लेसमेंट के लिए हम जो होते हैं ORS घोल जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के, उसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक तरीके से बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कॉलेरा कंडीशन में आपको जो सीवियर डायरिया होती है वो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हिच डिजीज इफेक्ट द थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड यानी कौन सा रोग थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है? सो द ऑप्शन था हेपेटाइटिस। तो आपको बताओ कि हेपेटाइटिस जो होता है ये एक तरीके से आइटिस लगा है, ठीक है, तो मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, लीवर का इन्फ्लेमेशन होना ही हेपेटाइटिस बोलते हैं। देन सेकंड ऑप्शन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या होता है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड जो हार्मोन होता है उसकी कमी होने से जो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो आपका ये आपका थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। राइट आंसर विल बी हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या आता है आपका?
इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज विच डिजीज अफेक्ट द थायराइड ग्लैंड, यानी कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ऑप्शन है आपके हेपेटाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस। सो अगर आप देखोगे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होता है आपका क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, ठीक है, लिवर का इन्फ्लेमेशन जो होता है आपका इसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका हाइपरथायराइडिज्म। सो राइट आंसर विल हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है ये आपका इफेक्ट होता है हाइपरथायराइडिज्म होने की वजह से। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज अल्जाइमर डिजीज मेनली इफेक्ट व्हिच ऑफ द ऑर्गन। अल्जाइमर डिजीज क्या होती है और आपको पता होना चाहिए अल्जाइमर डिजीज होती है आपके कौन से ऑर्गन को प्रोवाइड करता है। अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज आपका जो होता है ये आपके ब्रेन को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ब्रेन इफेक्ट करता है। अल्जाइमर डिजीज जो होता है आपका ये इफेक्ट करता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड जो आपकी डिजीज है ये अल्जाइमर डिजीज। लाइक पार्किंसन डिजीज हो गया, अल्जाइमर हो गया, ये आपके सारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी ए जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर आपका इसमें से कौन सा आता है। एंड ऑप्शंस आर हाइपरटेंशन, सिकल सेल एनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर मलेरिया। राइट आंसर विल बी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होती है आपका ये एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपकी आरबीसी जो होती है इफेक्ट होती है, और आरबीसी जो होती है एक तरीके से सिकल शेप में जाती है, जहाँ पे सिकल शेप होने की वजह से फिर जो आपका जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है और फिर अदर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपका स्टार्ट हो जाती हैं इसकी वजह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथेरोस्क्लेरोसिस प्राइमरी इफेक्ट व्हिच बॉडी सिस्टम, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है आपकी कौन से बॉडी सिस्टम को प्रोवाइड करता है, तो ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको अच्छे से देख लेना। इसकी वजह से आपको जो होती है जो आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी जो हार्ट का सिस्टम और जो आपके ब्लड वेसल्स आते हैं वो सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या आती है बेसिकली आपका ब्लॉकेज होता है, जहाँ पे आपका जो फैट का डिपोजिशन या फिर जो अलग टाइप्स का कोई भी प्रॉब्लम यानी कोई भी डिपोजिशन हो जाता है, और इसकी वजह से जो आपको ब्लड फ्लो में, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, वो कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये सारी चीज़ आपकी जो होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो राइट आंसर विल बी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज लेड टू द प्रोग्रेसिव पैरालिसिस ऑफ हैंड टू डेड, ठीक है, कौन सी डिजीज है जो कि आपकी प्रोग्रेसिव पैरालिसिस हो, यानी कि अगर उसको ट्रीट ना किया गया तो आगे चल के वो आपका पैरालिसिस का प्रॉब्लम दे सकती है। तो ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन में आपका टिटनेस आता है, ठीक है, टिटनेस आ गया, हेपेटाइटिस से आ गया, कॉलेरा, टाइफाइड है। राइट आंसर विल टिटनेस। टिटनेस, ठीक है, अगर आप इसे जैसे आप देखोगे कि इसका भी इंजेक्शन लगता है, ठीक है, टिटनेस का भी इंजेक्शन लगता है, कोई भी अगर जो आपका कोई भी लोहे है या फिर कोई चीज़ है, ठीक है, जिसमें जंग लगा हुआ है, अगर आपको, ठीक है, लग जाता है और ब्लड आ जाता है तो आपको जो है टिटनेस होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने इंजेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर दवाई ना ली तो आगे चलकर ये जो होता है आपका इन्फेक्शन हो जाता है और टिटनेस हो जाने का खतरा होता है। और इसके बाद अगर, ठीक है, फिर भी आपका ट्रीटमेंट ना हुआ तो आपको जो पैरालिसिस यानी जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और इसकी वजह से आपको जो होता है पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज विच इम्यूनो ऑटो इम्यून डिजीज प्राइमरी इफेक्ट जॉइंट्स, यानी कि कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज होती है वो आपके जॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं। तो व्हाट ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, तो ऑटो इम्यून डिजीज होती है ऐसी डिजीज जहाँ पे आपके, ठीक है, जो सेल्स होती हैं वो बॉडी के सेल्स को ही, ठीक है, प्रॉब्लम डाल देती हैं, यानी कि बॉडी सेल्स पर ही अटैक होने लगता है, और वो आपका जो था वो ऑटो इम्यून डिजीज होता है। बेसिकली आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके फॉरेन पार्टिकल्स को ही डिटेक्ट करके खत्म करता है। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे इम्यून सिस्टम जो था आपके बॉडी के सेल्स को ही डैमेज करने लगा तो वो आपका ऑटो इम्यून डिसीज में आ जाता है, और इसका जो राइट आंसर होगा आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होता है ये आपका, ठीक है, ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज है, जहाँ पे आपका जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इफेक्ट होता है, और जॉइंट्स में आप काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है रूमेटाइड आर्थराइटिस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफिशियंसी लेट्स टू पैलेग्रा, ठीक है, पैलेग्रा यानी कि कौन सी कमी की वजह से आपका पैलेग्रा की प्रॉब्लम होती है। तो राइट आंसर है नियासिन, ठीक है, नियासिन विटामिन होता है, ठीक है, विटामिन नियासिन को डिफिशियंसी की वजह से आपको जो होता है पैलेग्रा की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इम्बैलेंस काजेज द एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज आपका जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि, ठीक है, ये कौन से हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से आपका जो एडिसन का डिजीज देखने को मिलता है। राइट आंसर कॉर्टिसोल डिफिशियंसी, कॉर्टिसोल की, ठीक है, डिफिशियंसी होने की वजह से आपको जो होता है ये एडिसन डिजीज के प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और जनरल क्वेश्चंस एक तरीके से आप बोल सकते हो ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के। तो बेसिक आइडिया लगा होगा कि आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो अलग अलग टाइप्स के डिजीज हैं उनके जो कॉजेटिव एजेंट है और उनका जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, उस डिजीज के उनका जो पीरियड होता है या फिर आपसे लेंथ पूछा जा सकता है या फिर कॉजेटिव एजेंट पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट करना, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से हॉट टॉपिक है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। सो होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।